एपिसोड 252 एडी और हैवानियत। अयान वंश के साथ अनन्या एसके ग्लोबल वेटिंग एरिया में ईशान के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उनके पास एक लड़की ने आकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, मिस अनन्या, सर आपका केबिन में इंतजार कर रहा है। अनन्या ने सिर हिलाया। तभी अयान ने कहा, दी आप जाइए, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। पक्का तुम दोनों नहीं चल रहे? अनन्या ने पूछा। तो वंश बोला, हम वहां जाकर क्या करेंगे, आप जाइए, हम यही हैं। दोनों के इनकार के बाद अनन्या उस लड़की के साथ चली गई जो उसे लेने आई थी। वो पूरे 3 साल बाद यहाँ आई थी। इस लंबे गैप के बाद ऑफिस पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही अनन्या की नज़र सामने लिफ्ट का इंतजार कर रहे अशोक जी पर गई। वो कुछ क्लाइंट के साथ लिफ्ट आने का इंतजार कर रहे थे। अनन्या को देख वो कुछ हैरान हुए, मगर साथ में दूसरे बिजनेसमैन थे जिनके सामने अनन्या की पहचान आना सही नहीं होता, इसलिए उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। जब अशोक कपूर ने उससे बात नहीं की तो अनन्या ने भी ऐसे दिखाया जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं और मन ही मन ईशान को कोसते हुए बोली, ईशान खुद भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी बॉस गिरी झाड़नी थी। खैर, उसकी भी कोई गलती नहीं है, अब वो मेरी तरह गैर जिम्मेदार जो नहीं रहा। यही सब सोचते हुए वो ईशान के केबिन के पास आ गई। उसके साथ आई लड़की ने डोर पर नॉक किया। अंदर से परमिशन मिलते ही उसने अनन्या के लिए डोर ओपन कर दिया, फिर खुद भी उसके पीछे केबिन में आ गई। यह ईशान का केबिन था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और आंखों पर लेंसेज लगाए वो कॉल पर बात कर रहा था। वो सीरियस था और उसका यह लुक एक परफेक्ट बिजनेसमैन का ऑरा दे रहा था। अनन्या ने उसे देखा और कुछ उसे हैरानी से देखते ही रह गई। ईशान ने फोन रखा और अनन्या के हैरान चेहरे को देखा, फिर उसके पीछे खड़ी अपनी सेक्रेटरी स्वरा से बोला, स्वरा, मैडम के लिए कॉफी ले आओ। जी सर, कहकर स्वरा केबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही अनन्या बोली, ईशान, क्या यह सच में तुम ही हो? ईशान अपना गला साफ किया, फिर बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में आंखों से लेंसेज को हटाते हुए बोला, कोई शक? शक शक तो तब होगा ना जब यकीन होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यही तुम हो। तो यकीन कर लीजिए मिसिस अरशद सिंघानिया, मैं आपका वही दोस्त हूँ जिसे आप बेवकूफ़, जाहिल, जानवर, पागल जैसे नामों से बुलाती है। उसने अनन्या को छेड़ते हुए कहा तो अनन्या ने अपना मुंह बना लिया और बिना उसके कहे जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अयान भी अपनी चेयर पर बैठ गया। टेबल पर रखी कुछ फाइलों में से उसने एक ब्लू कलर की फाइल निकाली और उसे खोलकर अनन्या के सामने रखते हुए बोला, देखो और बताओ, क्या यह तुमने बनाया है? यह वही डिज़ाइन थी जिसे निया ने निशांत के पास सबमिट किया था। अनन्या ने डिज़ाइन को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। तो ईशान ने कंफर्म करने के लिए अनन्या से कहा, अनन्या, यह सीरियस मैटर है, तुम ध्यान से देखो और कंफर्म करके बताओ, यह तुम्हारी ही डिज़ाइन है ना? हाँ, यह मेरी ही डिज़ाइन है, मैंने बनाया है इसे। मैं अपनी बनाई डिज़ाइन को कैसे भूल सकती हूँ? मैं श्योर हूँ यह मेरी खुद की बनाई डिज़ाइन है। कहते हुए अनन्या ने डिज़ाइन के दूसरे पार्ट जैसे ईयरिंग, मांग टीका, रिंग, नथ को भी देखा और आखिर में आह भरते हुए उसने फाइल को बंद करके ईशान को देते हुए कहा, ईशान, मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए। हाँ, बताओ ना, कैसे हेल्प चाहिए? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बस मेरी एक शर्त है, इस बार तुम्हारी हेल्प करते वक्त कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। ईशान की यह शर्त सुनकर अनन्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। इतने में स्वरा वहां आ गई। उसने दोनों को कॉफी दी और ईशान से बोली, सर, निशांत सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। यह भाई भी ना हमेशा गलत टाइम पर डिस्टर्ब करते हैं। खैर, काम तो उन्हें मुझसे कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। मन ही मन यह सोचकर ईशान ने मुंह बनाया, फिर स्वरा से बोला, भाई से बोलो मेरा इंतज़ार करे, मैं क्लाइंट के साथ बिजी हूँ, अगर फिर भी कोई ज़रूरी काम है तो मुझे मेल कर दे। स्वरा और अनन्या दोनों ही आंखें बड़ी करके ईशान को देखने लगी। स्वरा हैरान थी। ईशान हमेशा निशांत के बात मानने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता था, लेकिन आज वो निशांत को इंतजार करने को कह रहा था। स्वरा ने एक तिरछी नजर अनन्या पर डाली। वो अनन्या का चेहरा याद कर लेना चाहती थी। अनन्या ही वो पहली शख्स थी जिसके ऑफिस में आने पर ईशान का बिहेवियर निशांत के लिए बदला था। उसने कन्फर्मेशन के लिए ईशान से दोबारा पूछा, सर, आप श्योर है ना? मुझे निशांत सर से यही कहना है। ईशान ने स्वरा को घूरकर देखा जैसे कहना चाहता हो, क्या तुमने कभी मुझे मजाक करते हुए देखा है? हालांकि वो बात अलग थी। वो दिन
दिन पहर मजाक के मूड में ही रहता था। ईशान के सीरियस एक्सप्रेशन ने स्वरा को उसका जवाब दे दिया था। वो केबिन से जाने लगी कि तभी उसे रोकते हुए अनन्या बोली, रुको मत जाओ। स्वरा ने रुककर अनन्या को देखा तो अनन्या ने कहा, ईशान जा रहा है। और वो ईशान से बोली, ईशान मुझे पूरे दिन कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगी, तुम जाकर देख लो, शायद कोई ज़रूरी काम हो। अनन्या ने इंस्टिट किया तो ईशान ने भी मना नहीं किया। केबिन से जाते हुए वो स्वरा से बोला, वो इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बात नहीं करती, अजनबियों से तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए जब तक मैं नहीं आ जाता मेरे केबिन में किसी और को जाने मत देना। स्वरा ने हाँ में भरी। ईशान के चले जाने के बाद वो ध्यान से अनन्या को देखने लगी। एक नज़र देखने पर उसे लगा शायद अनन्या ईशान के लिए दोस्त से ज़्यादा थी, मगर अगले ही पल अनन्या के गले में मंगलसूत्र देखने के बाद उसे पता चल गया अनन्या शादीशुदा है। और उसके बाद उसने अनन्या को दोबारा नहीं देखा। इस बीच एक बड़े से हॉल के बीचों बीच एक आदमी को उल्टा लटका कर उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। कोड़े की मार से उसके कपड़े फट गए थे। अंदर से झांकता उसका बदन जख्म से भरा था। उसकी दर्द भरी चीखों से सुनकर घर की दीवारें भी कांप उठी थी। उसके 4 कदम की दूरी पर काले ओवर जैकेट में एक आदमी अपने एक हाथ में हंटर और दूसरे हाथ में सिगार लिए जल्लाद की भांति खड़ा था। यह आदमी कोई और नहीं, एडी था, वही एडी जिसके नाम से मुंबई शहर कांपती थी। नफरत, गुस्सा, हैवानियत जैसे शब्द एडी के एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कम पड़ रहे थे। उल्टे लटके आदमी को देखते हुए एडी का चेहरा काला पड़ गया था और आंखें लाल हो गई थी। हॉल में दर्द की चीखें धीरे धीरे कम हो रही थी, मगर हॉल का तापमान अभी भी गर्म था, इतना गर्म कि वहाँ आम इंसान खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। कुछ देर उल्टे लटके आदमी को देखने के बाद एडी ने सिगार को होठों से लगाया। उसके ऐसा करते ही रेड डेविल मास्क पहने एक आदमी भागकर उसके पास आया और जल्दी से सिगार को जला दी। सिगार के 2 कस लेने के बाद एडी ने कहा, शांतनु, ध्रुव कहाँ है? उसने यह बेहद ठंडे और धीमे लहजे में कहा था। उसके बाद भी हॉल में खड़े एडी आर्मी ने उसके एक एक शब्द को सुन सकता था। उल्टा लटका आदमी कोई और नहीं, अरशद का पुराना दुश्मन शांतनु था, जिसने जाने अनजाने में कई बार एडी को प्रवोक कर दिया था। इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। एडी को देखते हुए वो मुस्कुराया और उसकी टेढ़ी मुस्कान एडी का मजाक उड़ा रही थी। अरशद, तू कुछ भी कर ले, चाहे तो मेरी जान ले ले, मैं तुझे शांतनु का पता कभी नहीं बताऊंगा। एंड यू नो व्हाट, तू उस तक पहुंच भी नहीं सकता, तू उस तक नहीं पहुंच सकता, कभी भी नहीं, कहकर शांतनु हंसने लगा।